हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ धाकड़ कॉन्सेप्ट। मैं आपके लिए लेकर आया हूं बैंकिंग अवेयरनेस का एक नया सेशन। बहुत डिमांड थी आपकी, कई लोगों ने मुझे मैसेज भी किए थे पर्सनली और वो लेक्चर वहीं पर रुके हुए थे। एक्चुअली आपकी करंट क्लासेस थी, एक तो करंट अफेयर्स की क्लास चल रही थी, रीजनिंग की भी थी, तो मैं वापस आया हूं आपके लिए बैंकिंग अवेयरनेस लेके। और मैं कल से आपके लिए करंट अफेयर्स का लाइव सेशन प्लस रीजनिंग का भी सेशन, डायरेक्शन का टॉपिक लेकर आ रहा हूं, तो चिंता नहीं करें आप और सुने इस सेशन को पूरा देखें। और जितने आपके मित्र हैं, जितने आपके फ्रेंड हैं, उनको भी बताएं कि ये जो लेक्चर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से प्लस इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, पूरा बैंकिंग के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, देखिए मैंने पहली क्लासेस में क्या पढ़ा दिया, बस जनरल एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। हमने सबसे पहले तो पढ़ा कि बैंकिंग की हिस्ट्री क्या है, कि बैंकिंग में क्या क्या चीजें हुई है। फिर हमने पढ़ा कि बैंक के क्या टाइप्स ऑफ बैंक है, भारत में कितने कितने टाइप के बैंक है। ये बहुत बड़ा चैप्टर था, इसमें आपका नेशनलाइज्ड बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, आपका डेवलपमेंट बैंक, बहुत सारे बैंक थे। फिर इसमें इसके बाद हमने पढ़ा कि जब टाइप्स ऑफ बैंक पढ़ रहे हैं तो आरबीआई को लेकर हमने अलग से 4 क्लास की थी कम से कम, और आरबीआई में हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था। और इसके बाद में इसके फंक्शंस पढ़े थे, मनी वगैरह सब कुछ पढ़ लिया था, तो ये फंक्शंस पढ़े थे, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि आपके जो प्रैक्टिकल है यानी कि टाइप्स ऑफ अकाउंट, जनरल बैंकिंग कैसे होगी, टाइप्स ऑफ अकाउंट। और टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ने के बाद में हमने फिर पढ़ा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर कि हमारा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम कैसे काम करता है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम कैसे काम करता है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम में जब हमने बात की, अकाउंट्स की बात की, तो हमने सिर्फ अकाउंट में डिपॉजिट अकाउंट ही पढ़े थे उस समय। अब हमें लोन अकाउंट के बारे में जानना है, तो वही आज हम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये जिन लोगों ने चैप्टर्स नहीं देखे पहले, आप पढ़िएगा उनको और उसको समझिएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं लोन की। तो बैंक में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक लोन है आपका, और लोन को एक और नाम से जाना जाता है बैंक में, एडवांसेस उसको बोलते हैं, और एक और नाम से जाना जाता है जिसको क्रेडिट हम बोलते हैं। तो लोन, एडवांसेस, क्रेडिट, कोई भी नाम लीजिए, ऑल आर द सेम। ऑल आर द सेम का मतलब सारे ही एक हैं। लोन बोलिए, एडवांसेस बोलिए, क्रेडिट बोलिए। अगर आपको किसी बैंक ने 2 लाख रुपए का लोन दिया है तो वो लोन तो बोल ही रहा है, वो ये भी बोल सकता है कि मैंने 2 लाख का एडवांस सैंक्शन किया है, या वो ये भी बोल सकता है, या आप अपने मित्र को ये बोल सकते हैं कि मुझे 2 लाख की क्रेडिट मिली है। तो क्रेडिट मिलना, लोन, एडवांसेस, सारी चीजें एक है। पहली चीज तो ठीक है। अब दूसरी चीज हम बात कर रहे हैं कि यहां पर एक बैंक का बिजनेस एक टर्म आता है कि किस बैंक का कितना बिजनेस है, किसी बैंक का बिजनेस कितना है, ये एक टर्म आता है। जैसे एक दुकानदार है, उसकी किराना की दुकान है, और किराना की जो दुकान है उसमें हम बोले कि आप कितना धंधा करते हो, तो हम उसका जो किराने की दुकान वाला है उसको हम पूछेंगे कि आपकी सेल कितनी है। या कोई और बिजनेस है तो हम उसमें पूछते हैं कि आपका टर्नओवर कितना है, तो हमें पता लगता है कि उसका कितना बिजनेस है। मान लीजिए 5 लाख की सेल करता है, 2 लाख की सेल करता है, 1 लाख की सेल करता है, तो हमें पता लगता है। टर्नओवर भी हो सकता है। लेकिन बैंक तो ना कुछ बेचता है और ना कोई ऐसा काम करता है कि टर्नओवर हो। तो हम अगर किसी बैंक से पूछे कि आपका बिजनेस क्या है, और अगर उस बैंक ने बोला हमें कि मेरा बिजनेस 5 लाख करोड़ का है, तो वो 5 लाख करोड़ कैसे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। एक्चुअली मैं इसको इसलिए बता रहा हूं कि मुझसे इंटरव्यू में यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि मुझसे, मैं जब कॉर्पोरेशन बैंक में वर्किंग पे, मैं जब ऑफिसर का इंटरव्यू देने गया था, तो मुझसे पूछा गया था कि आपके बैंक का बिजनेस क्या है। तो मैंने बताया था उस समय 1.5 या 2 लाख करोड़ कुछ ऐसा बिजनेस बताया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि ये किसमें क्या क्या शामिल है। तो ये बहुत जनरल क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। तो बैंक का बिजनेस कैसे पता लगता है, बैंक का बिजनेस पता लगता है कि उस बैंक का डिपॉजिट कितना है और उस बैंक का एडवांसेस कितना है। एडवांसेस मतलब लोन, यानी कैसे समझिएगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर किसी बैंक ने 500 रुपए डिपॉजिट लिए और उसमें से उसने 400 रुपए का लोन दे दिया, तो आप मानिए कि उस बैंक का बिजनेस कितना है, 900 रुपए। इसको हम बोलते हैं उस बैंक का, पर्टिकुलर बैंक का बिजनेस। तो डिपॉजिट और एडवांसेस मिलाकर किसी बैंक का बिजनेस होता है, ठीक है। तो चलिए, एक तो ये चीज आपको समझ में आई कि लोन बिजनेस में गिना जाता है। अब हम दूसरी बात करते हैं इसमें, लोन वाले में क्या बात करते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि लोन जब हम देते हैं तो लोन देने के लिए हमें कोई सिक्योरिटी देना पड़ती है, तभी हमें लोन मिलता है। हालांकि कुछ लोन बिना सिक्योरिटी वाले भी होते हैं, या फिर इससे भी पहले मैं आपको, और कुछ लोन बिना सिक्योरिटी वाले होते हैं, उसी के बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूं टाइप्स ऑफ लोन कितने हैं। तो बहुत सारे लोन है टाइप्स ऑफ लोन में। जैसे
आप सबसे पहले तो होम लोन लीजिए, है ना। होम लोन आप ले सकते हैं, इसको मॉर्गेज लोन भी बोलते हैं, ठीक है। मैं आगे और समझा दूंगा मॉर्गेज के बारे में। आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि मॉर्गेज लोन भी बोलते हैं, मॉर्गेज लोन। बात देखिए, तो होम लोन हो गया। आप पर्सनल लोन ले सकते हैं, किसी को शादी ब्याह करना है, बर्थडे मनाना है, पर्सनल लोन लीजिए। किसी को एजुकेशन करना है तो एजुकेशन लोन लीजिए। किसी को बिजनेस करना है तो बिजनेस लोन लीजिए, वर्किंग कैपिटल लोन लीजिए, सीसी लिमिट लीजिए। सीसी लिमिट इसको बोलते हैं कैश क्रेडिट लिमिट बोलते हैं, या वर्किंग कैपिटल लोन भी मिलता है, वर्किंग कैपिटल लोन भी मिलता है। और क्या करना है, और गोल्ड लोन ले सकते हैं आप। एक सबसे इंपॉर्टेंट लोन तो मैं भूल ही गया कि आपको अगर धूम धूम करना है तो बाइक लोन ले सकते हैं, या कार लेना है तो व्हीकल लोन ले सकते हैं। तो ये बहुत सारे लोन के टाइप्स हैं। अब देखिए, इनमें से ऑलमोस्ट में सब में सिक्योरिटी लगती है। सिक्योरिटी को हिंदी में हम बोलते हैं प्रतिभूति। इन सारे में सिक्योरिटी चाहिए होती है, और सिक्योरिटी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिभूति। और ये जो प्रतिभूति है, इसका मतलब ये कि आपको बैंक लोन दे रहा है तो भरोसा कैसे करे, आप पे कैसे भरोसा करेगा आप लोन दे देंगे, और अगर आप नहीं दोगे तो बैंक को क्या मिलेगा, वही सिक्योरिटी। जैसे आपके दोस्त लोग होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। अच्छे तो आपको साथ दे देते हैं, लेकिन जब बुरे लोगों से आपका पाला पड़ता है, दोस्तों से, तो आप उनसे पैसे मांगोगे तो वो यही बोलेंगे कि क्या तेरे पास क्या है। हम ये बोल सकते हैं कि मेरे पास जो है मेरी घड़ी है, आप ले लो, और घड़ी ले लो, और जब मैं लोन चुकाऊंगा तो वापस दे देना। तो वो घड़ी क्या है, उसमें वो घड़ी क्या है, वो घड़ी है सिक्योरिटी। वैसे ही बैंक में जब हम जाते हैं तो हम कोई भी लोन लें, उसके बदले में बैंक सिक्योरिटी बोलता है। अब जैसे होम लोन है, तो होम लोन में क्या सिक्योरिटी, आप अपना घर गिरवी रखोगे, जो बनाओगे वो उसके पेपर्स वगैरह उनके पास रहेंगे। आपका जो सीसी लिमिट है, बैंक का स्टॉक वगैरह रहेगा। गोल्ड लोन में गोल्ड बैंक रख लेगा, या फिर व्हीकल लोन में आपका व्हीकल रख लेगा। देखिए, मैंने पर्सनल लोन की बात नहीं की। पर्सनल लोन हो सकता है, एजुकेशन लोन हो सकता है जो नॉन सिक्योर्ड हो, अनसिक्योर्ड हो, क्योंकि उस पर कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। हालांकि पर्सनल लोन पे कैसे मिलता है, जैसे आप कहीं पर काम करते हैं, आपको 50,000 महीना सैलरी मिलती है, तो वो जब आपकी सैलरी स्लिप होगी, उस सैलरी स्लिप के बेस पर वो क्या करेंगे, लोन देंगे आपको। और उस ऑर्गेनाइजेशन से एक अंडरटेकिंग भी ले लेंगे कि इस पर्सन को लोन दे रहे हैं। अगर मान लीजिए इस पर्सन ने लोन नहीं चुकाया, तो हम क्या करेंगे, आपकी सैलरी में से ये लोन काट लेंगे। यानी वो जो पर्सन है जहां पर नौकरी करता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपको सैलरी ना देकर वो सीधा सैलरी जो है बैंक को दे देगा। तो सिक्योरिटी समझ में आया आपको, लोन के टाइप समझ में आया आपको। इन लोन के अंदर हमें जाना नहीं है। क्यों नहीं जाना है, क्योंकि हर बैंक का अलग अलग लॉ है, और हर बैंक का अलग अलग लॉ है तो एग्जाम में नहीं आता। कॉमन लॉ होगा तो एग्जाम में काम आएगा, ठीक है ना। तो ये सारे तरह के लोन है, और लोन में हमें क्या देना पड़ती है, सिक्योरिटी देना पड़ती है। सिक्योरिटी वो है जिसके बेसिस पर आपको लोन मिलता है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटी के भी टाइप्स हैं, टाइप ऑफ सिक्योरिटी। इस लोन में बहुत सारी चीजें समझने के लिए मैं आपको बेसिक बता रहा हूं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है आपका एनपीए, और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। और ये बहुत बार इंटरव्यू में और एग्जाम में आता है, तो हम पढ़ेंगे वो, मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं। तो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी की अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी दो तरह की है। देखिए, एक है प्राइमरी सिक्योरिटी, प्राइमरी सिक्योरिटी, और एक है आपका सेकेंडरी सिक्योरिटी, सेकेंडरी। आप इस सेकेंडरी को एक नाम और जानते हैं, वो लिख लीजिए, सेकेंडरी भी लिख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कोलेट्रल, कोलेट्रल सिक्योरिटी, या इसको आप बोल दीजिए सेकेंडरी सिक्योरिटी। ठीक है, ये सेम है, एक ही बात है। अब इन दोनों में क्या फर्क है, प्राथमिक और कोलेट्रल में क्या फर्क है। देखिए, हम ये मानते हैं कि आप एक कार लेने के लिए गए बैंक में, और कार लेने के लिए जब आप गए तो बैंक आपसे पूछेगा कि आपके पास क्या है कि हम आपको कार खरीद के दे दें, आप क्या दोगे उसके बदले में। तो आप देखिए, आप उनको बोलेंगे जब आप हमें कार ले रहे हो तो आप एक काम करो, कार की जो आरसी है आप रख लो, कार का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है ना, उस पर आपका नाम होता है, तो आप रख लीजिए। वो बोलेंगे कि कल से आप बोल दोगे कि आरसी रखी, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती कर लिया मेरे साथ, तो फिर क्या होता है, उस आरसी में एक चीज लिखी जाती है कि ये आरसी में ये लिखा जाता है कि ये गाड़ी जो है इस बैंक को हाइपोथिकेटेड है, यानी आप बेच नहीं सकते, गाड़ी के आरसी में लिखा जाता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, वो कार या गाड़ी के आरसी में वो लिखवा दिया कि ठीक है, ये गाड़ी
का लोन जब तक मैं नहीं चुकाऊंगा मैं इसको बेच नहीं पाऊंगा, और अगर बेचने जाऊंगा तो आरटीओ में तो दिख जाएगा, गाड़ी ट्रांसफर ही नहीं होगी किसी के नाम से, क्योंकि वो जब तक बैंक से नो ड्यूज नहीं मिलेगा, बैंक ये नहीं बोलेगा कि पूरा लोन चुका दिया, तब तक वो आपकी आरसी का प्रॉब्लम रहेगा। तो आपने क्या किया, अपने कार के कागज को सिक्योरिटी के रूप में यूज किया। कार तो आप ही चलाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि 5 साल के लिए कार का लोन लिया और बैंक को बोला आप रखो, 5 साल बाद लोन चुका के कार ले जाऊंगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो कार तो आपके पास है, लेकिन कार आपके पास है लेकिन कार का जो ऑनरशिप है, वो जो पेपर है, वो आपने किसको दे दिए, बैंक को दे दिए, और उसमें लिखा हुआ भी दिया है कि ये आपका ही है, तो हम उसको सिक्योरिटी बोलते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी का मतलब ये कि जिस भी वस्तु पर लोन लिया जाए वही वस्तु अगर आप बैंक के पास में सिक्योरिटी के रूप में रखें तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सिक्योरिटी। लाइक इन होम लोन, आप अपने घर को, घर के कागज को, घर की रजिस्ट्री को बैंक के पास में मॉर्गेज करा देते हैं, तो फिर वो क्या हो गया, वो भी प्राइमरी सिक्योरिटी हो गई। तो सेकेंडरी सिक्योरिटी या कोलेटरल क्या होती है, सेकेंडरी या कोलेटरल का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, या फिर बैंक को ऐसा लगता है कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब लोन तभी मिलता है जब आपका रिटर्न भरा हुआ हो, इनकम टैक्स रिटर्न वालों को ही लोन मिलता है, चाहे आप टैक्स भरते हो नहीं भरते हो, लेकिन रिटर्न फाइल किया हो, क्योंकि वो ऑथेंटिकेटेड आपकी इनकम होती है। तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, आपका जो इनकम का जो सर्टिफिकेट है इनकम टैक्स के द्वारा, वो आपका होगा तो लोन मिलेगा, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है। अच्छा बुरा कैसे होता है, कभी भी कोई बैंक आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग लोन देता है। एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग मतलब आप जितना कमाएंगे उसके अकॉर्डिंग बैंक लोन देगा। अगर आप कम कमाएंगे कम लोन मिलेगा, ज्यादा कमाएंगे ज्यादा लोन मिलेगा। सपोज करिए कि मान लीजिए आपका 20,000 रुपए महीना आपको मिलता है, तो कोई भी बैंक आपकी महीने की किस्त 20,000 का लोन नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है डूबना ही डूबना है। अगर आप 20,000 कमाते हैं और 20,000 का ही लोन हर महीने किस्त आएगी, तो फिर आपका तलाक तो पक्का होगा, क्योंकि घर पे तो पैसे जाएंगे नहीं, तो फिर कैसे आप काम करेंगे। तो इंडिया में क्या कल्चर है, इंडिया में लोन देने में स्पेसिफिकली यह है कि जो आप टेक होम सैलरी होती है ना, टेक होम सैलरी समझिएगा, टेक होम सैलरी का आधा, टेक होम सैलरी का आधे से ज्यादा किस्त नहीं हो सकती आपकी। कुछ समझ में आया, नहीं आया तो मैं क्लियर करता हूं। देखिए, मान लीजिए इसमें से पीएफ के पैसे कटते हैं, मान लीजिए इसमें से कोई आपकी और दूसरी कटौती होती है, वो सब कटने के बाद में आपका मान लीजिए 4,000 रुपए कट गया, 4,000 कट गया तो बचा कितना, 16,000 रुपए। तो 16,000 आपकी टेक होम सैलरी है। टेक होम सैलरी का मतलब घर कितने पैसे लेके जा रहे हो। अब घर पे महिला और पुरुष बराबर है, तो सैलरी भी बढ़नी चाहिए। इसका मतलब 16,000 में से ये मान के चलिए कि आधा तो आप घर पे दे देंगे घर चलाने के लिए, और जो आधा बचेगा उस आधे के बराबर ही महीने की किस्त हो सकती है। अगर आपकी किस्त ही 8,000 रुपए महीने की हो सकती है, तो उसके हिसाब से लोन की अमाउंट भी उतनी होगी। अगर मान लीजिए 8,000 महीने की किस्त देंगे तो लोन भी 8 लाख का मिलेगा, अगर 20,000 महीने की किस्त देंगे तो लोन भी 20 लाख रुपए का मिलेगा। तो आपकी एलिजिबिलिटी प्रॉब्लम करती है यहां पर। तो मान लीजिए किसी कस्टमर को, किसी बैंकर को ऐसा लगता है कि स्पेसिफिकली आपके केस में हो सकता है कि आगे जाके लोन एनपीए हो जाए, आगे जाके लोन का कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा कुछ उनको लगता है, मान लेते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं कि आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी मतलब कार तो रखेंगे ही रखेंगे, कार के कागज तो रखेंगे, लेकिन मान लीजिए आपके एक बैंक में 50,000 रुपए की एफडी है और उनको लगता है कि ये कभी काम आ सकती है फ्यूचर में, अगर ये किस्तें नहीं चुका या कुछ नहीं करे, तो वो आपकी 50,000 की एफडी को भी इस प्राइमरी सिक्योरिटी यानी कि कार के साथ अटैच कर देगा। तो कार तो कहलाएगी प्राइमरी सिक्योरिटी और ये 50,000 की एफडी क्या कहलाएगी, कोलेटरल सिक्योरिटी। अब समझ में आ रहा है आपको, 50,000 की एफडी कोलेटरल सिक्योरिटी कहलाएगी। यानी निष्कर्ष के रूप में हम एक समराइज कर सकते हैं कि जिस सिक्योरिटी पर हम लोन ले रहे हैं वो सिक्योरिटी तो आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी है। लोन बाइक पर ले रहे हैं, बाइक का लोन ले रहे हैं, बाइक गिरवी रख रहे हैं या बाइक के पेपर दे रहे हैं, तो बाइक का आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी है। होम लोन ले रहे हैं और अगर होम वहां पर रख रहे हैं तो होम आपका प्राइमरी सिक्योरिटी है। अगर आप बिजनेस लोन ले रहे हैं, गोल्ड लोन ले रहे हैं, तो गोल्ड लोन ले रहे हैं तो गोल्ड आप रख रहे हैं, वो प्राइमरी सिक्योरिटी है। लेकिन प्राइमरी सिक्योरिटी के अतिरिक्त एक्स्ट्रा एडिशनल आपकी रिस्क कवर करने के लिए बैंक अगर अदर कोई सिक्योरिटी लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी या कोलेटरल सिक्योरिटी। अब क्लियर है। तो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी ये है। मैंने आपको बताया कि किसी भी बैंक में लोन के लिए सिक्योरिटी बहुत मस्ट है। हालांकि कुछ लोन जो है बिना सिक्योरिटी के भी मिलते हैं। एक टर्म और आता है, वो आपको समझना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं मार्जिन। मार्जिन क्या है? तो देखिए, मैंने आपको रिजर्व बैंक जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि रिजर्व बैंक में कई बार बैंक जो है मॉरल सुएशन का यूज करता है। मॉरल सुएशन का मतलब है कि अपील करता है
कुछ बैंकों को ये बहुत सारे सर्कुलर वगैरह निकाल के साइकोलॉजिकल मींस यूज करता है, यानी कि वो कंपल्सरी डायरेक्शन नहीं देता है लेकिन दबाव बना के काम करता है कि वो इस तरीके से काम करिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मार्जिन भी कई बार आरबीआई सेट करता है। अब ये मार्जिन क्या है? मार्जिन का मतलब है कि मान लीजिए आपने किसी बैंक को सिक्योरिटी के रूप में दिए 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए का मतलब आपने जो सिक्योरिटी दी उस सिक्योरिटी की वैल्यू कितनी है? 5 लाख रुपए। तो कोई भी बैंक आपको लोन 5 लाख रुपए का नहीं देगा, लोन 5 लाख का नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो डूब जाएगा। जैसे बहुत सिंपल समझिए, आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया और आपने पहले महीने किस्तें नहीं चुकाई, 1 महीने का ब्याज, दूसरे महीने भी किस्त नहीं चुकाई, 2 महीने का ब्याज, तीसरे महीने भी किस्त नहीं चुकाई, 3 महीने का ब्याज। आपने बोला कि अब मेरे को चुकाना ही नहीं, आप ले जाओ उठा के अपनी सिक्योरिटी ले जाओ। तो आप देखिए, ये अगर हम बाइक के केस में करें, बाइक के केस में कैसे? मान लीजिए मेरे को एक कार लेना थी, जब 5 लाख की कार थी और बैंक ने मुझे 5 लाख का लोन दे दिया। कार भी 5 लाख की, लोन भी 5 लाख का। अब मैंने पहले महीने किस्त नहीं चुकाई तो लोन एनपीए कितने महीने में होता है? 3 महीने में एनपीए होता है। 3 महीने तक मैंने किस्त नहीं चुकाई, 3 महीने तक किस्त नहीं चुकाई, तो अब जो लोन 5 लाख का है उस पर इंटरेस्ट बढ़ के कम से कम 5 लाख 15,000, 20,000, 25,000 तो होगा। तो अब आपके लोन की अमाउंट कितनी हो गई? 5,25,000। और 3 महीने बाद आपका मूड नहीं लगा, आपने सोचा कि तुम ले जाओ कार तुम्हारी, मुझे तो चलाना ही नहीं है, रद्दी बैंक है, कार यूज ही नहीं करना मुझे। तो मान लीजिए वो बैंकर कार लेके जाएगा तो 5 लाख की कार 3 महीने बाद कितने में बिकेगी? 5 लाख की कार 3 महीने बाद 4, 4.5 या 4 लाख में बिकेगी। नई कार कोई बेचता है तो सबसे पहले यही सोचता है कि तुम्हारे घर में कुछ अनिष्ट तो नहीं हुआ है, तभी बेच रहा है, यानी कि उसकी वैल्यू उतनी नहीं आएगी। तो आप समझिए कि जब आपने पूरी सिक्योरिटी के बराबर लोन दे दिया तो उसकी रिकवरी के चांसेस बहुत कम रहते, उतना पैसा आता नहीं है। इसीलिए बैंक मार्जिन रखता है। अब मार्जिन कैसे रखता है? बैंक का मार्जिन का मतलब ये कि आपको जो लोन दिया जा रहा है, आपको लोन कितना दिया जा रहा है? आपको लोन दिया जा रहा है, आपका सिक्योरिटी अमाउंट क्या? 5 लाख। तो मान लीजिए मैंने 4 लाख का ही लोन मुझे मिला, तो ये सिक्योरिटी अमाउंट और लोन के बीच का डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? मार्जिन। इसको आप अपनी स्लैंग लैंग्वेज में कई बार डाउन पेमेंट बोलते हैं। डाउन पेमेंट का मतलब यह कि आपने कोई गाड़ी खरीदी, बैंक ने बोला कि भाई 10,000 तो आपको देने पड़ेंगे, बाकी का लोन में दे दूंगा, तो वो 10,000 बैंक अपना मार्जिन लेके चल रहा है। अब मान लीजिए आपने 4 लाख का लोन दिया, तो इसका मतलब आपका मार्जिन कितना? 1 लाख। ये 1 लाख आपको देने पड़ेंगे, 4 लाख का बैंक लोन दे देगा, 5 लाख की गाड़ी हो जाएगी। अगर मान लीजिए आप पहले, दूसरे, तीसरे महीने में किस्त नहीं चुकाते हैं तो भी आपकी कार का उतना पैसा तो आ ही जाएगा जितने का आपको लोन मिला है। तो क्लियर है? मार्जिन दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिक्योरिटी एंड द लोन अमाउंट, वो आपका मार्जिन है। अब ये मार्जिन कितना % रहता है, किस में कितना रहता है, ये बैंक का डिस्क्रिप्शन है। जैसे आप खुद भी समझदार हैं, आप खुद मुझे बताइए कि किस में ज्यादा मार्जिन रखना पड़ेगा? मार्जिन हाई कहां रखना पड़ेगा? हाई का मतलब परसेंटेज में बोल रहा हूं। जैसे कार वाले एग्जांपल में 5 लाख की कार थी, लेकिन लोन आपको कितने का मिला? 4 लाख का, यानी मार्जिन कितना % रखा है इसमें? मार्जिन कितना है? एक्चुअली मार्जिन है 1 लाख रुपए का। 1 लाख का मार्जिन है ना, तो 1 लाख का मार्जिन कितना % मार्जिन है? 20% मार्जिन। 5 लाख का 1 लाख, आपकी तो मैथ्स बहुत तेज है, 5 लाख का 20% होता है 1 लाख, यानी उसने कितना मार्जिन रखा? 20% मार्जिन रखा। तो आप मुझे बताइए ज्यादा मार्जिन किस वाले लोन में होगा? ज्यादा मार्जिन का परसेंटेज कहां होगा? वहां पर होगा जहां पर बैंक ये समझेगा कि लोन डूबेगा, या फिर हम जो सिक्योरिटी ले रहे हैं ना, वो सिक्योरिटी की वैल्यू अप एंड डाउन होती रहती है। जैसे मान लीजिए आप शेयर पे लोन लेने जा रहे हैं, शेयर तो आप समझते होंगे, इक्विटी, अगर आप खरीदते हैं किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं। अब आप शेयर पे लोन लेने के लिए जा रहे हैं, आपका शेयर अभी 500 रुपए का है और आपने बैंक को बोला कि मेरे को जो है 400 रुपए का लोन दे दो, तो बैंक देगा नहीं। और अगर ऊपर से विजय माल्या के शेयर हुए तो और नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये 5 रुपए भी हो जाएगा, हो सकता है कि 500 रुपए का शेयर कितने का हो जाए? 5 रुपए का हो जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। इसलिए शेयर पे आपकी जो मार्जिन परसेंटेज है वो 40, 50% मार्जिन होता है। क्लियर है? जैसे गोल्ड है, गोल्ड की कीमतों में भी उतार चढ़ाव होता रहता है, तो वहां पर भी मार्जिन ज्यादा होगा। लेकिन लैंड की कीमतों में इतना जल्दी उतार चढ़ाव नहीं होता, तो वहां मार्जिन कम होता है। सबसे कम मार्जिन कहां होता है? सबसे कम मार्जिन होगा आपकी एफडी पर। एफडी पे लोन लीजिए आप, बहुत कम मार्जिन होगा। आपने 1 लाख की एफडी करा रखी है, 1 लाख की एफडी करा रखी है, और ये पैसा कहां जमा करा रखा? बैंक के पास ही है, पूरा पैसा बैंक के पास पड़ा है। कभी भी बेचेंगे मतलब कभी भी तोड़वाएंगे तो 1 लाख तो आ ही जाएगा, ज्यादा ही आएगा क्योंकि इंटरेस्ट भी आएगा। तो कभी भी बैंक जो है एफडी पर 10% मार्जिन रखता है बस।
तो सबसे कम मार्जिन यानी ज्यादा लोन, जहां मार्जिन कम होगा वहां लोन ज्यादा मिलेगा आपको। 10% मार्जिन है तो 1 लाख पे 90,000 लोन मिल जाएगा, लेकिन अगर मार्जिन 30% है तो 1 लाख पे 70,000 ही लोन मिलेगा। तो आप मार्जिन का पूरा गणित समझ गए होंगे। आरबीआई ने पहले 1-2 बार इंस्ट्रक्शन भी जारी किए कि लोन पे, इन पे जो है गोल्ड वगैरह पे, इन पे आप क्या करिए, मार्जिन ज्यादा रखिए, नहीं तो बैंक डूब जाएंगे। तो हमने कई सारी चीजें पढ़ी, हमने पढ़ा लोन, हमने पढ़ा बिजनेस, हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ लोन, हमने पढ़ा आपका सिक्योरिटी, हमने पढ़ी आपका मार्जिन। अब देखिए एक और चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आप ध्यान से समझिएगा। जो सिक्योरिटी है उस सिक्योरिटी का ये थोड़ा क्रिटिकल है, ध्यान समझिएगा पूरा। नहीं समझ में आए तो 1-2 बार वीडियो देखिएगा, और फिर भी नहीं समझ में आए तो अगर आपके हाथ दर्द ना हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग क्या कमेंट करते नहीं, इसलिए मैं 5-5 दिन में क्लास लेके आता हूँ, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं कि आप लोग देख रहे हैं। तो थोड़ा बहुत हाय, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कुछ तो बोल दिया करो भाई। अब ठीक है, आप घर पे बैठे हो, मैं आपको कोई ऐसा बोल नहीं सकता। क्लास में रहते तो हम बोलते कि भाई बोलो, खड़ा कर देते आपको। अब कैसे खड़ा करें, ठीक है। तो ऑनलाइन के कुछ फायदे भी हैं, कोरोना के भी जैसे कुछ फायदे हैं वैसे ऑनलाइन के भी कुछ फायदे हैं। तो आप एटलीस्ट कम से कम कुछ तो डालिएगा उसमें, ठीक है। तो सिक्योरिटी, ये ध्यान समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैंने अभी आपको बताया कि सिक्योरिटी वो चीज होती है जिसके बेसिस पर आपको लोन मिलता है, और सिक्योरिटी के 2 टाइप बताए मैंने, एक बताया प्राइमरी, एक बताया कोलेटरल। लेकिन इस सिक्योरिटी पे अलग अलग टाइप के चार्ज क्रिएट किए जाते हैं। इस सिक्योरिटी पे अलग अलग तरह के चार्ज क्रिएट किए जाते हैं। वो चार्ज कौन से हैं उन्हीं को हमें पढ़ना है। इस सिक्योरिटी पर क्रिएट किए जाने वाले टाइप ऑफ चार्जेस। अब ये क्या भला है, चार्जेस का मतलब तो आप समझते हैं कि शुल्क लेना है। आप पार्किंग में गए तो कितना चार्ज दिया, 20 रुपए चार्ज दिया, ऐसा होता है ना। लेकिन ये वो चार्ज नहीं। ये चार्ज कैसे है समझिए, ये साइंस वाले भी चार्ज नहीं है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, ये वो भी चार्ज नहीं। चार्ज का मतलब यहां पर क्या है, जैसे समझिए आप किसी भी चीज पर लोन लेते हैं, मान लीजिए आप कार पे लोन लेते हैं, ठीक है, या आप होम लोन लेते हैं। तो आप जब होम लोन लेते हैं तो मुझे बताइए, कार तो आप ही चलाते हैं, है ना, जब तक लोन चुकता नहीं है तो भी कार आप चलाते हैं, घर में भी आप रहते हैं। तो बैंक कैसे प्रूव करता है कि ये घर मेरा है जब तक लोन नहीं चुकेगा? बैंक कैसे करता है? आपकी बाइक पे स्टिकर चिपका देगा तो आप फाड़ दोगे उसको। बैंक कैसे डिसाइड करेगा कि ये मेरी बाइक है, एक्चुअली ये मेरी व्हीकल है और मैंने इस बंदे को लोन दिया है? तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना, हमें अग्रीमेंट करना पड़ेगा, अग्रीमेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन कोर्ट में प्रूव करने के लिए वो जो सिक्योरिटी है उस पर अपना ठप्पा लगाना पड़ेगा। अब सिक्योरिटी पे ठप्पा लगाने का मतलब ये नहीं कि आप जो है आगे उस पे आप ठप्पा लगा दे बैंक का, वो ठप्पा की बात नहीं। आपको लीगली उस सिक्योरिटी को अपने पोजीशन में लेना पड़ेगा। अब अपने पोजीशन में लेने का मतलब ऐसा नहीं कि बाइक का लोन दिया तो बाइक अपने प्रेमाइसेस में खड़ी कर दो काउंटर के सामने कि ये बाइक का लोन हमने दिया, बेचा कस्टमर चलाएगा क्या? तो उस सिक्योरिटी को अपने पोजीशन में लेने के लिए टेक्निकल टर्म में हम बोलते हैं कि हमने चार्ज क्रिएट कर दिया है। हमने इस पर्टिकुलर बाइक पर, व्हीकल पर, घर पर चार्ज क्रिएट कर दिया है। ये चार्ज डिफरेंट टाइप के होते हैं। अगर आप मूवेबल सिक्योरिटी पे लोन लेते तो अलग टाइप का चार्ज होता है, इमूवेबल पे लेते तो अलग टाइप का चार्ज होता है। इसी को हम चार्ज बोलते हैं। चार्ज का मतलब हाउ टू टेक अ सिक्योरिटी इन बैंक्स पोजीशन में, इट मे बी इन फिजिकल और इट मे बी ऑन पेपर। मतलब या तो पेपर पे अपने पोजीशन में ले ले या फिर फिजिकली अपने पोजीशन में ले ले। तो आप समझ रहे होंगे कि वो जिस सिक्योरिटी पे हमने लोन दिया है वो उस पर कैसा चार्ज क्रिएट करे ताकि उसका अधिकार उस पर बना रहे। चाहे वो बाइक उड़ीसा ले जाए, चाहे बंगाल ले जाए, कहीं पे भी ले जाए, उसका चार्ज बना रहे। घर को तो कहीं ले जा नहीं सकते। खैर, तो देखिए मैं आपको जैसे समझाऊंगा वैसे वैसे समझ में आएगा। ये अगर नहीं बार है तो कोई दिक्कत नहीं है। और आजकल आत्महत्या केसेस बढ़ रहे हैं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा। पर्सनल काउंसलिंग भी अवेलेबल है, ठीक है ना। ऐसा नहीं करिएगा कि समझ में नहीं आ रहा है, जीवन में अब कुछ बचा नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी एग्जाम बहुत दूर है, तब तक हम आराम से पढ़ लेंगे। आपका कल मैं रीजनिंग लेके आ रहा हूँ, जरूर देखिएगा। कल मैं करंट अफेयर्स लेके आ रहा हूँ। मैं इतने दिन से इतना मेहनत करके 3-3, 4-4 घंटे मेहनत करके इतना अच्छा करंट अफेयर्स लेके आ रहा हूँ। 6 बजे कोई देखता नहीं है। मैं सोचता हूँ कि कल 9 बजे करंट अफेयर्स लेके आऊंगा सबके सामने, और कई सारी चीजें उसमें हम डिस्कस करेंगे। अच्छे लेवल से करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तो जरूर मौजूद रहिएगा। तो देखिए टाइप्स ऑफ चार्जेस। सबसे पहला टाइप ऑफ चार्ज हम बात करते हैं मॉर्गेज। देखिए शायद स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर हो सकती है। मॉर्गेज क्या है? ये चार्ज क्रिएट किया जाता है इमूवेबल असेट्स पर। इमूवेबल, कोई हिंदी स्टूडेंट अगर है तो इसको बोलते हैं अचल संपत्ति। ऐसी संपत्ति जो चल नहीं सकती। तो घर तो चल नहीं सकता, उसी को हम अचल संपत्ति बोलते हैं। लैंड, बिल्डिंग, वो जो है वो सारी असेट। असेट मतलब संपत्ति। तो अचल संपत्ति पर क्रिएट किया जाने वाला चार्ज कौन सा है?
आपका है मॉर्गेज। अब ये कैसे किया जाता है? देखिए आपने देखा होगा कि आपकी जो घर है, आपके पास क्या प्रूफ रहता है कि वो आपका है? आपके पास रजिस्ट्री रहती है। वैसे ही बैंक जब किसी मकान पर, किसी लैंड पर, किसी बिल्डिंग पर लोन देता है तो सबसे पहले कहां अप्रोच करता है? अपने लीगल एडवाइजर को, और उस लीगल एडवाइजर को बोलता है कि इसका टाइटल निकाल के लेके आओ। टाइटल का मतलब होता है कि वो रजिस्ट्रार ऑफिस जाएगा और रजिस्ट्रार ऑफिस में ये पता करेगा कि ये पर्टिकुलर रजिस्ट्री किसके पास है। तो चेन निकालेगा, पूरी चेन निकालेगा। मतलब ए ने बी को बेचा था 1997 में, फिर 2005 में बी ने सी को बेच दिया, फिर 2005 के बाद में सी ने डी को बेच दिया। ऐसे चेन निकलती है और चेन के बाद में निकलता है कि प्रेजेंट टाइटल किसके पास है। टाइटल का मतलब ओनरशिप किसके पास है। जब वो ये निकाल के लाएगा तो आपको पता लगेगा कि जो व्यक्ति लोन लेने आया उसी का टाइटल है, नंबर 1। फिर जब आप लोन लेंगे तो उस सिक्योरिटी पर आपको चार्ज क्रिएट करेंगे। तो चार्ज जब क्रिएट करेंगे तो वहां पे आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में पता लग जाएगा कि हाँ इस सिक्योरिटी पे लोन दिया जा रहा है। तो वो जब तक चार्ज हटाएंगे नहीं, वो सिक्योरिटी या वो घर या वो लैंड या बिल्डिंग वो बेच नहीं पाएंगे। क्लियर है आपको? तो उसको हम टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं? मॉर्गेज। और इसमें क्या होता है कि जो आपके घर के ओरिजिनल पेपर होते हैं उस पर बहुत सारे स्टैंप लगाकर उसकी रजिस्ट्री टाइप होती है कि वो पर्टिकुलर थोड़े टाइम के लिए कागज लगाए जाते हैं, पूरा एग्रीमेंट बनाया जाता है और फिर आपके साइन होते हैं उस पर कि हाँ ये मैंने सिक्योरिटी मैंने इनको दी है। ठीक है, तो ये हो गया मॉर्गेज। ये किस पर होता है? केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। अगर हमें मूवेबल प्रॉपर्टी पे करना है तो मूवेबल प्रॉपर्टी पे हम एक थोड़ा टिपिकल टर्म है, ध्यान रखिएगा, हाइपोथिकेशन करते हैं। हाइपोथिकेशन, इनकी हिंदी टर्म मुझे भी नहीं पता है, इसका तो मुझे पता है बंधक बोलते हैं इसको, बट आई डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ हाइपोथिकेशन। तो हाइपोथिकेशन किस पर होता है? मूवेबल। मूवेबल का मतलब वही चल संपत्ति। चल संपत्ति में आपकी बहुत सारी चीजें आ जाती है। चल संपत्ति में जैसे आपकी गाड़ी आती है सबसे पहले ना, व्हीकल, कार, बाइक, है ना। कोई मशीन है डॉक्टर की, मशीन डॉक्टर की इधर उधर ले जा सकते हैं। कोई इक्विपमेंट हो सकता है जिसको आप इधर उधर ले जा सकते हैं, उसको बोलते हैं हाइपोथिकेशन। जैसे किसी बिजनेस में कोई स्टॉक भी हो सकता है। जूते की दुकान है, जूता इधर उधर जा सकता है ना, तो जूते की दुकान में जूते के ऊपर का मतलब एक जूता नहीं, जूते की दुकान में जो स्टॉक पड़ा है उसके ऊपर अगर लोन देंगे तो हाइपोथिकेशन होगा। तो हाइपोथिकेशन चल संपत्ति पर या चल संपत्ति पर। लेकिन देखिए ये तो आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी है। तीसरा चीज है आपका, उसको हम बोलते हैं प्लेज। प्लेज ये क्या होता है? देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है बैंक के एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। उसने पूछा था कि किस टाइप का चार्ज जो लैंड बिल्डिंग पर क्रिएट किया जाता है। तो हो सकता है इनसे भी पूछ ले, नहीं तो मैं पढ़ना तो है ही है, क्योंकि ये तो बहुत पर्टिकुलर टर्म है और टेक्निकल टर्म है। अगर आप इनका जवाब इंटरव्यू में दे देते तो इंटरव्यू को लगता है कि बस यही लड़का है जिसकी मुझे तलाश थी, लड़की भी हो सकती है, यही सब कुछ है। तो प्लेज की बात करते हैं। तो देखिए प्लेज जो है वो मूवेबल पर भी हो सकता है और इमूवेबल पर भी हो सकता है। अब आप बोलेंगे ये क्या है? जब मूवेबल पर अलग है, इमूवेबल अलग है, तो फिर ये क्यों कर रहे हैं हम कि मूवेबल पर अलग, इमूवेबल पर अलग? देखिए प्लेज क्या है, प्लेज और इनमें क्या फर्क है? प्लेज और इनमें ये फर्क है, जैसे मान लीजिए आप गोल्ड पे लोन लेंगे। गोल्ड पे लोन कैसे लेते हैं? चलिए आप सोचिए। बाइक पे तो मैंने बताया, कार पे मैंने बताया, लैंड पे बताया, होम पे बताया। गोल्ड पे लोन कैसे लेंगे? जैसे आप बाइक तो क्या है, बैंक में दिखा के अपने पास वापस ले आते हो और बैंक को बोलते हो कि मैं किस्तें भरता रहूंगा, ऐसे ही करते हैं। घर भी आप क्या करते हैं, विजिटर आएगा बैंक से, लोन देने वाला आएगा और देखेगा हाँ घर बना लिया, लोन दे दो। वो घर किसके पास रहेगा? घर आपके पास रहेगा। लेकिन क्या गोल्ड पे ऐसे लोन मिलता है? आप गए बैंक में और अपनी अंगूठी बताई, देखो 2 लाख की है, दे दो लोन, और फिर वापस अंगूठी के लेके घर पे आ गए। ऐसा नहीं हो सकता। जब गोल्ड पे हम लोन लेते हैं तो हमें वो अंगूठी खोल के बैंक मैनेजर को देना पड़ती है कि आपके पास ही रखो। तो इस टाइप की सिक्योरिटी जिसका फिजिकल पोजीशन बैंक खुद अपने पास रखता है उसको हम बोलते हैं प्लेज। ऐसी मूवेबल तो मैंने बता दी, गोल्ड सबसे परफेक्ट एग्जांपल है। इमूवेबल क्या है? कभी कभी आपको पता होगा कि गोडाउन पे या किसी पे भी जब बैंक पूरा उसको सील करके अपने पोजीशन में ले लेता है और उसकी सिक्योरिटी पर लोन सैंक्शन करता है, तो फिर आपका वो प्लेज होता है। प्लेज का मतलब एकदम परफेक्ट शब्दों में वो गिरवी जो आप बोलते हैं वो गिरवी यही है। यानी कोई भी चीज आप अगर किसी को गिरवी दे देते हैं तो वो यूज जो है उसका वही वो व्यक्ति करेगा जिसने आपको लोन दिया है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लेज बोलते हैं। तो 3 तो आपको समझ में आए, ठीक है। चौथे की बात करते हैं। तो चौथे का मतलब है, चौथे का नाम है आपका, उसको बोलते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट किसी भी पेपर सिक्योरिटी पर होता है। पेपर सिक्योरिटी। अब पेपर सिक्योरिटी आप बोलेंगे ये क्या है? तो पेपर सिक्योरिटी का मतलब है जैसे आपने किसी से पॉलिसी ली, अपने लाइफ पॉलिसी, LIC से आपने पॉलिसी ले ली। अब LIC से आपने पॉलिसी ले ली तो LIC कैसे बोलेगा कि हमने आपको इंश्योरेंस दे दिया? कुछ तो देगा आपको,
कागज पे लिख के देगा, एक लंबा कागज देगा, थोड़ा मोटा देगा ताकि आपको भी लगे कि आपका जीवन सुरक्षित है। तो वो जो कागज का टुकड़ा है ना, वो LIC पॉलिसी ही आपकी पेपर सिक्योरिटी है। LIC पॉलिसी, जैसे जरूरी नहीं हम LIC पॉलिसी की बात करें, जैसे गोल्ड बॉन्ड है, सरकार गोल्ड बॉन्ड जारी करे, सोना मत खरीदिए, गोल्ड बॉन्ड खरीद लीजिए, अगर कीमतों में चढ़ाव होगा, उतार होगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। जैसे आप जो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं, आप किसान विकास पत्र खरीद सकते हैं, इंदिरा विकास पत्र खरीद सकते हैं, ये बहुत सारी चीजें जो है पोस्ट ऑफिस में मिलती है, पेपर सिक्योरिटी है, जिसमें आप क्या करते हैं, आप उस संस्था को, पोस्ट ऑफिस को, किसी को भी एक सर्टेन अमाउंट देते हैं और उस अमाउंट के बदले में आपको कागज देता है, और कागज देता है, उस पर लिखा रहता है कितना ब्याज मिलेगा आपको, ये इंश्योरेंस है। तो इन सारी पेपर सिक्योरिटी पे कौन सा टाइप ऑफ चार्ज क्रिएट होता है, असाइनमेंट। कैसे टाइप ऑफ चार्ज क्रिएट होता है, जैसे LIC पॉलिसी का अगर हम एग्जांपल लें, तो जब हम LIC पॉलिसी पर लोन लेते हैं, तो जैसे आप बैंक में गए LIC पॉलिसी लेके, LIC पॉलिसी लेके जब आप बैंक में गए तो आपने बैंक को बोला कि ये LIC पॉलिसी लोन दे दो हमें, तो बैंकर ऐसा कभी नहीं करता, बैंक वाला बहुत समझदार होता है, PO की तैयारी करने में उसका बहुत दिमाग लगता है, तो जब बैंक में जाता है ना तो बहुत बहुत समझदार होता है। तो ऐसा नहीं करता बैंक की ठीक है ये पॉलिसी आप मेरे पास रख दो, ये पॉलिसी मेरे पास रख दो और लोन ले जाओ, ऐसा नहीं बोलता है। क्यों? देखिए, वो कस्टमर जो लोन लेके जाएगा, जिसकी LIC पॉलिसी आपने बैंक में अपने लॉकर में रखी और आप समझ रहे हो कि इसकी पॉलिसी मेरे पास पड़ी है, अब ये कहीं कुछ नहीं जा सकता है, लेकिन वो कस्टमर भी जो है ना PhD होल्डर है, वो कस्टमर क्या करेगा, अगले दिन LIC जाएगा और बोलेगा कि मेरी LIC पॉलिसी गुम हो गई, डुप्लीकेट जारी कर दो। अब वो क्या करेगा, वहां से डुप्लीकेट जारी करा लेगा और आप समझ रहे हो कि मेरी तिजोरी में उसके मैंने हाथ काट के रखे हुए हैं, वो कहीं नहीं जा सकता है। तो ऐसा नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जिस ऑफिस से उसको डुप्लीकेट जारी हो सकता है ना, जिस ऑफिस से वो फ्रॉड कर सकता है, हमें इस बैंक को यहां अप्रोच करना पड़ेगा, इस बैंक को बोलना पड़ेगा कि देखो ये जो LIC पॉलिसी आपके ऑफिस से जारी हो रही है ना, इस पे लिख दो हमारा नाम कि दिस पॉलिसी इज असाइंड, दिस पॉलिसी इज असाइंड इन फेवर ऑफ कॉर्पोरेशन बैंक। अब तो मर्ज हो गया है, मैं उसी में था तो मुझे नाम याद आता है, बैंक ऑफ बड़ौदा बोल देते हैं। दिस पॉलिसी, या यूनियन में मिला है कॉर्पोरेशन बैंक, तो दिस पॉलिसी इज असाइंड इन फेवर ऑफ यूनियन बैंक, यानी ये पॉलिसी किसके फेवर में असाइंड हो गई है, यूनियन के या BOB के। तो अब क्या होगा, ये कस्टमर अगर चतुराई दिखाएगा और यहां जाएगा LIC पॉलिसी वापस डुप्लीकेट लेने या कुछ फ्रॉड करने, तो वो LIC के कंप्यूटर में बता देगा कि इस पे तो लोन है, तो इसको डुप्लीकेट भी जारी नहीं कर सकते। जब तक बैंक नो ड्यू लिख के नहीं देगा तो वो LIC जो है उसका पैसा उस होल्डर को नहीं दे सकता, डुप्लीकेट भी जारी नहीं कर सकता। तो ये क्या हुआ, असाइनमेंट हुआ। उस LIC पॉलिसी के पीछे ये लिख के सील लगा के LIC वाला देता है आपको, ताकि आपको पता रहे कि मेरी कोई गलती नहीं है। और ये बैंक देखिए, बैंक में जाना बहुत आसान है, बैंक को सर्व करना बहुत मुश्किल है, वहां पे करोड़ों का लेन देन होता है, और एक चूक जो है आपकी खटखट जीरो दबाने में 3 लाख, हमारे बैंक में हो चुका है ऐसा, 3 लाख का RTGS करना था, एक जीरो दब गई, खाना खाने जाना था, जल्दी भूख लग रही थी, तो एक जीरो दबी तो 3 लाख का RTGS कितने का हुआ, 30 लाख का, 27 लाख का डिफरेंस हुआ, 4 महीने में पैसा आया। जब तक नहीं आया तब तक हाइपरटेंशन का मरीज हो गया था वो। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आप ये समझिएगा कि हमें बहुत ही कॉशियसली, कामनेस से काम करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, कभी भी कहीं जल्दबाजी नहीं करना है। और जल्दबाजी न हो उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि जब आप खाना खाते तो चबा चबा के खाइए, इससे क्या होगा कि आपका काम भी स्लो रहेगा, धीरे रहोगे आप, ठीक है ना, नुस्खा है। तो असाइनमेंट हो गया किस पर, पेपर सिक्योरिटी पर। पेपर सिक्योरिटी मैंने बहुत सारी बता दी, कोई भी पेपर सिक्योरिटी उस पर आप असाइन करिए। जैसे आप अगर NSE खरीदेंगे तो फिर ये बैंक LIC नहीं जाएगा, बैंक पोस्ट ऑफिस जाएगा, और पोस्ट ऑफिस में बोलेगा कि इस पर मैं लोन दे रहा हूं, तो इसलिए आप ठप्पा मार के दे दो कि आप जो है इसका पैसा किसी को नहीं दोगे जब तक हमारा लोन पूरा नहीं हो जाता, ठीक है। एक और है, एक लास्ट और है, उसको हम बोलते हैं लियन। तो ये जो लियन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक है बैंक FD पर ही होता है, बैंक की FD पर, वो भी पेपर सिक्योरिटी हालांकि, लेकिन बैंक की FD पर यही टाइप का चार्ज क्रिएट होता है। कैसे चार्ज क्रिएट होता है, आपने बैंक की FD तो देखी होगी, बस ये थोड़ा सा इतना चौरस टुकड़ा होता है, उस पे क्या है अमाउंट वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह, मैच्योरिटी पीरियड सब लिखा रहता है, उसके बैक में ₹1 का स्टैम्प लगता है, रेवेन्यू स्टैम्प, और उस पे आधा ऊपर आधा नीचे साइन कराते हैं आपका। ये तो हो गया फिजिकल लाइन, फिजिकल लियन। और फिर उसको कंप्यूटर में भी चढ़ा देते हैं। कंप्यूटर में क्या चढ़ा देते हैं, कंप्यूटर में चढ़ा देते हैं कि इस FD पर लोन लिया हुआ है, तो कोई भी आप मान लीजिए ट्रांसफर हो गए, या आपकी जगह एक दिन आप नहीं गए, दूसरा ऑफिसर बैठा है, तो उस दूसरे ऑफिसर से भी वो व्यक्ति डुप्लीकेट FD नहीं ले जा सके या उसका पेमेंट नहीं ले जा सके। तो जब से आप कंप्यूटर में उस FD का पैसा किसी को देने के लिए जाओगे, डुप्लीकेट देने के लिए जाओगे, तो वो कंप्यूटर क्या बोलेगा आपको, कंप्यूटर बोलेगा कि भाई साहब ये फ्रॉड हो रहा है, ठीक है ना। तो लाइन किस पर होता है, वो होता है बैंक FD पर। तो अभी तो मैंने पूरा बेसिक नहीं बताया है, अभी हमें बात करनी है इंटरेस्ट रेट की। इंटरेस्ट रेट की बात करना है ये लोन के मामले में, इंटरेस्ट रेट। और इंटरेस्ट रेट में बेस रेट है, MCLR है ना, बेस रेट है, MCLR है, और अभी रेपो रेट लिंक्ड, रेपो लिंक्ड जो आपका इंटरेस्ट रेट चल रहा है
वो भी उसकी बात करना है। तो ये सारी बातें करना है, ये एक बार बेसिक हो जाएगा हमारा, फिर हम चलेंगे एनपीए की तरफ, फिर हम चलेंगे प्रायोरिटी सेक्टर की तरफ, बहुत ही सिस्टमेटिक चलेंगे। तो देखते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।